ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग तो सभी करते हैं, मगर क्या किसी ने कभी ये सोचा कि ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा इस मूवी में हुआ। मूवी स्टार्ट होती है और बहुत सारे लोगों को मोबाइल यूज करते दिखाया जाता है। वहीं एक लड़के को भी एक लड़की से टेक्स्ट पर बात करते दिखाया जाता है, जो टारगेट नाम की एक ऑनलाइन सेकंड हैंड शॉपिंग वेबसाइट पर एक लड़की को अपना एड्रेस वगैरह बता रहा था, क्योंकि वो अपना लैपटॉप उसे सेल करना चाहता था। अब सीन शिफ्ट होकर एक लड़की सोह्यून की तरफ आता है, जो ऑफिस की मैनेजर है, और वो लेबर्स को फ्लोर पर गलत काम करने की वजह से डांट रही है। फिर सोह्यून को अपने सीनियर किम के पास दिखाया जाता है, जो उसे भी थोड़ा सा डांटता है और कहता है कि अब ये काम तुम खुद करना। अब सोह्यून को अपनी एक दोस्त, जो कि उसकी कुलीग भी है, उसके साथ कार में बातें करते दिखाया जाता है। वहीं बातों ही बातों में सोह्यून अपनी दोस्त को बताती है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और रिपेयरिंग के लिए बुलाया, तो वो काफी ज्यादा पैसे मांग रहा था। उसकी दोस्त उसे एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट टारगेट के बारे में बताती है कि वो सेकंड हैंड चीजों के लिए काफी अच्छी वेबसाइट है, कम कीमत में अच्छी चीजें मिलती हैं वहाँ, और डिलीवरी भी फ्री है। सीन उसे लैपटॉप वाले लड़की की तरफ आता है, जहाँ उसे उस लड़की का मैसेज आता है कि मैं नहीं आ सकूंगी, इसलिए मैं अपने भाई को आपके पास भेज रही हूँ। अब दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर वहाँ एक आदमी मौजूद था, जो कहता है कि आपकी मेरी बहन से बात हुई है, मैं लैपटॉप खरीदने आया हूँ। और वो लड़का अंदर आ जाता है और लैपटॉप देखने के बाद उसे पैसे देते हुए अचानक से चाकू से जान से मार देता है। दरअसल ये एक सीरियल किलर है, जो टारगेट वेबसाइट को यूज कर अपने विक्टिम्स को टारगेट करता है। अब सीन सोह्यून की तरफ आता है, जो रात के टाइम वो टाइल्स वाला काम कर रही थी। तभी वहाँ किम आता है उसके लिए खाना लेकर, और बातों ही बातों में वो पूछता है कि तुम्हारी मशीन ठीक हुई या नहीं, चलो उसे चलकर ठीक कर ले। तभी यहाँ पर सोह्यून की दूसरी दोस्त भी आ जाती है और फिर ये तीनों मिलकर सोह्यून के घर आ जाते हैं, जहाँ किम उसकी मशीन ठीक करने लगता है, मगर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। अब किम वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर उसी किलर की तरफ आता है, जो उस मरे हुए लड़के के सामान की पिक्चर्स उसी वेबसाइट पर अपलोड कर रहा था, और बहुत से लोगों को उसका सामान बहुत ही कम कीमत में बेचकर पैसे भी कमा रहा था। अब सोह्यून को दिखाया जाता है, जो उसी वेबसाइट पर एक सेकंड हैंड मशीन बहुत ही कम पैसों में देखकर उसे ऑर्डर कर लेती है। लेकिन जब मशीन इंस्टॉल की जाती है तो पता चलता है कि वो तो खराब है। उनको काफी गुस्सा आता है कि उसे खराब चीज बेची गई। अब वो मशीन के ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। सोह्यून उस ऑनर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने चली जाती है, जहाँ डिटेक्टिव नाउ से कहता है कि ऐसे काफी सारे केस पेंडिंग में पड़े हैं, इसलिए 3-4 महीने लगेंगे आपके केस में। डिटेक्टिव जू भी उसे कहता है कि जी इतना टाइम तो लगता ही है, अब आप इत्मीनान से घर जाएं, हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अब सोह्यून को न्यू मशीन इंस्टॉलमेंट पर लेते दिखाया जाता है, लेकिन उसकी डिलीवरी 1-2 दिन बाद होनी थी, इसलिए वो लॉन्ड्री से जाकर ही कपड़े धोती है, जिसमें उसकी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और फिर कपड़े घर लाते हुए सारे कपड़े उसके हाथ से गिर जाते हैं। वो कहती है कि अगर एक दफा भी वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अब वो घर आकर उस वेबसाइट पर उसी सेलर को ढूंढने लगती है, और अब उसी सेलर की आईडी से एक लैपटॉप सेल करने की पिक्चर उसे मिल जाती है। मीन्स ये सेलर वही किलर है जिसने उस लड़के को जान से मारा, और उसके घर की सारी चीजें वो उसी वेबसाइट पर सेल कर रहा है। और वो खराब वॉशिंग मशीन भी उसे कत्ल होने वाले लड़के ही की थी। अब इसी लैपटॉप की पोस्ट के नीचे कमेंट करती है कि ये एक स्कैमर है और मैंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। अब वहीं दूसरी तरफ उस किलर को ये सारी बातें पता चल जाती है। सोह्यून की काफी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, और अब वो किलर एक फेक आईडी से सोह्यून को वार्निंग्स देने लगता है, मगर सोह्यून उससे बिल्कुल नहीं डरती, और इन दोनों की मैसेज पर काफी लड़ाई दिखाई जाती है। फिर वो किलर बिल्कुल खामोश हो जाता है। सोह्यून को लगता है कि वो डरकर चुप हो गया। अब उसे ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ किम लेट आने पर उसे फिर से थोड़ा बहुत गुस्सा करने लगता है, और उसकी बातों के अंदाज से सोह्यून को वही स्कैमर याद आता है। अब सोह्यून अपनी फ्रेंड के साथ बैठी लंच कर रही थी, तभी उसे अननोन नंबर से कॉल्स आने लगती हैं। सोह्यून जब घर आकर देखती है तो दरअसल स्कैमर ने उसका नंबर डालकर एक पोस्ट की हुई थी, फिर में अपनी वॉशिंग मशीन दे रही है। अभी उसे इतनी ज्यादा अननोन कॉल्स आ रही थी। अब सोह्यून थक कर लेट जाती है, मगर तभी दरवाजे पर नॉक होता है, और वहाँ डिलीवरी बॉय था, जो फूड डिलीवर करने के लिए वहाँ आया था। सोह्यून उसे कहती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन डिलीवरी बॉय बताता है कि उसी का नंबर और उसी का एड्रेस है। अब इतने में वहाँ 2 डिलीवरी बॉय और आ जाते हैं। अब सोह्यून समझ जाती है कि ये काम भी उस स्कैमर का है, लेकिन यहाँ सोह्यून काफी परेशान नजर आती है कि उस स्कैमर को उसके घर का एड्रेस भी पता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और सोह्यून को सुबह घर से जाते दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने दरवाजे पर एक चिट लगा कर जाती है कि यहाँ से किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सोह्यून को डिटेक्टिव ना और जो के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो उन्हें सारी बात बताती है, और वो दोनों से कहते हैं कि आप तसल्ली रखें, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ये लोग वाकई असर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब सोह्यून अपने घर आती है तो दरवाजे पर वो चिट भी मौजूद नहीं थी, और उसे घर के अंदर जाते ही वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है, और वो डरकर फौरन बाहर आ जाती है। फिर से डिटेक्टिव जू के साथ वहाँ के सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस चेक करते दिखाया जाता है, मगर उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता। वहीं डिटेक्टिव जू के सामने ही डिलीवरी बॉय आता है, जो सोह्यून के लिए ही ऑर्डर लेकर आया था। अब सोह्यून को अपना नंबर चेंज करवाते एक शॉप पर दिखाया जाता है। फिर वो अपने घर आ जाती है, जहाँ उसे अपने दोस्त के साथ बैठे दिखाया जाता है। वो उसे कहती है कि तुम अपना घर शिफ्ट कर लो। सोह्यून कहती है कि अभी 1 हफ्ता पहले ही तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, अभी तो मैंने अपना पूरा सामान भी नहीं खोला। अब इसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है और सोह्यून उसे नीचे तक छोड़ने के लिए आती है। तभी वहाँ पर किसी को उस पर नजर रखे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब सोह्यून अपने घर से बाहर जाने लगती है, तभी उसे अपने गेट पर बाहर कोई मैकेनिक नजर आता है, जो कहता है कि मुझे यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए बुलाया गया है। अब सोह्यून को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ से किसी का मैसेज आता है, जो उससे कुछ पैसे मांग रहा था। वो उसे कॉल करने लगती है, मगर आगे से कोई कॉल रिसीव नहीं करता। तो समझ जाती है कि ये भी स्कैमर ही कर रहा है। अब सोह्यून को रात में अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ वो शोर के बाद उनका दरवाजे के पास जाती है, जहाँ इलेक्ट्रिक लॉक अपने आप खुल गया था, और बाहर एक लड़का मौजूद था, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, चलो अब ठीक से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। सोह्यून उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। अब वो पुलिस को फोन मिला लेती है। फिर वो लड़का ये कहकर के बुलाया क्यों वहाँ से चला जाता है। अब वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सोह्यून वहाँ बैठी रोती हुई बस 5 मिनट का टाइमर देखती रहती है, और टाइमर खत्म होते ही गेट का लॉक फिर से खुद ब खुद ही खुल जाता है, और वहाँ एक और आदमी आता है जो सेम वही बात कर रहा था। वो सोह्यून को अंदर से गेट खोलने के लिए कहता है, और तभी
डिटेक्टिव जो वहाँ आ जाता है, जो उसकी खूब पिटाई करके उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब उस लड़के से सवाल जवाब के दौरान पता चलता है कि उस आदमी को मिसगाइड कर वहाँ भेजा गया था। सीन फिर से सोह्यून की तरफ आता है, जहाँ वो किलर उसे मैसेज कर धमकियां दे रहा था कि उसका मरने का टाइम अब करीब आ गया है। यहीं दूसरी तरफ उसी किलर को दिखाया जाता है जो अपने सिस्टम के अंदर सोह्यून की बहुत सारी पिक्स वगैरह देख रहा था। अब सोह्यून को डिटेक्टिव जू के पास दिखाया जाता है, जो बहुत डरी हुई इनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप शिपमेंट के एड्रेस पर जाकर चेक क्यों नहीं करते। अभी दोनों मिलकर उस एड्रेस पर जाते हैं और उसकी मालिक मकान से जाकर कहते हैं कि हमें पता चला है कि ये बंदा काफी दिन से मिसिंग है, इसलिए हमें इसका घर चेक करना होगा। अभी तीनों मिलकर घर के अंदर जाते हैं, जहाँ सिवाय एक डीप फ्रीजर के और कोई सामान मौजूद ही नहीं था। अब जैसे ही डिटेक्टिव जो फ्रीजर को खोलते हैं तो उसमें से उस लड़के की लाश निकलती है, जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। दरअसल ये घर उसी लड़के का था। अब सोह्यून बहुत सहमी और डरी सी थी, फिर डिटेक्टिव जो से अपने एक बंदे के साथ घर भिजवा देता है और उस बंदे से कहता है कि इनके घर के बाहर ही रहना और नजर रखना कि इन्हें कोई नुकसान ना हो। डिटेक्टिव जो और डिटेक्टिव ना मिलकर उस लड़के के मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि ऐसे और भी विक्टिम्स हैं। डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव ना से विक्टिम को बुलवाने के लिए कहता है। शिफ्ट होकर सोह्यून की तरफ आता है, जहाँ वो एक ऑफिस में बैठे जल्द से जल्द अपना घर चेंज करने के लिए बात कर रही थी। फिर से डिटेक्टिव जू की तरफ आता है, जहाँ वो विक्टिम लड़की आ गई है और उसे उसके साथ बात करते दिखाया जाता है। उस लड़की की कहानी भी बिल्कुल सोह्यून की तरह ही थी। उसने भी ऐसे ही किसी स्कैमर के खिलाफ आवाज उठाई और उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ। दरअसल ये शख्स भी वही कातिल था। वो लड़की डिटेक्टिव जू को ये भी बताती है कि एक दिन आखिरकार उसने मेरे घर पर आकर मुझ पर हमला किया और बड़ी मुश्किल से मैंने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अब नेक्स्ट डे जब सोह्यून ऑफिस से काम कर घर वापस आती है, तभी वहाँ किम भी उसके पीछे उसके घर आ जाता है और दरवाजे पर खड़ा कहता है, मुझे तुम्हारी दोस्त ने बताया कि तुम किस परेशानी में हो, इस कंडीशन में अकेले नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी। सोह्यून कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जाएं। वो दरवाजा बंद करने लगती है, मगर किम अंदर आने की जिद करता है। सोह्यून दरवाजा बंद करने लगती है और किम का हाथ ही दरवाजे में दबा देती है। किम अब वहाँ से चला जाता है। अब सोह्यून डरी सहमी घर में अंदर की तरफ आती है, जहाँ से सारा सामान अजीब तरह बिखरा हुआ मिलता है और वो समझ जाती है कि घर में कोई आया था। अभी सामने रखा कंप्यूटर भी खुद ब खुद ही ऑन हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव भी वहाँ आ गए हैं, लेकिन उन्हें घर में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता और ना ही कोई सबूत। अब सोह्यून की तबीयत काफी खराब लग रही थी, इसलिए डिटेक्टिव उसे अपने साथ ही ऑफिस ले आते हैं, जहाँ वो एक बुरा ख्वाब देखकर उठती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब सोह्यून को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। फिर कुछ तबीयत बेहतर होने के बाद वो टैक्सी कर घर जाने लगती है। तभी उसे किलर की कॉल आती है, जो उससे पैसों की डिमांड कर रहा था और वो ये भी कहता है कि इस बात का अगर पुलिस को पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। 10 बजे अपने घर पर ही रहना और अपना नंबर भी ऑन रखना। तीन शिफ्ट होकर डिटेक्टिव जू की तरफ आता है, जो सोह्यून के घर के बाहर कार में बैठा हॉस्पिटल कॉल कर पूछता है कि सोह्यून अभी भी वहीं है, उनका फोन नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल वाली उसे बताती है कि वो तो चली गई है। डिटेक्टिव जू फिर से सोह्यून को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ था। अब डिटेक्टिव ना की तरफ आता है, जिसे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि वो किलर सोह्यून के घर के बाहर ही पहरा लगाता रहता है। डिटेक्टिव जू की तरफ आता है, जहाँ किलर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उस पर अटैक करता है और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। वो अपना चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला था, मगर वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, इसलिए वो रुक जाता है। अब किलर सोह्यून के घर के गेट को ऑटोमेटिक लॉक खोल ही रहा होता है कि वहाँ किम आ जाता है, जो वहीं स्टेयर्स पर बैठा सोह्यून के घर आने का वेट कर रहा था। किलर से कहता है कि तुम वही स्कीमर हो ना, तुम्हारी वजह से वो मुझे भी गलत समझ रही है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। ये कहते हुए अपने हाथ में मौजूद फ्लावर बुकेट भी उसे मारने लगता है। अब वो किलर बुरी तरह चाकू से उसे जान से मार देता है। अब काफी देर बाद सोह्यून वापस घर आती है और आकर लेट जाती है। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर दीवार पर पड़ती है और उसको समझ आ जाता है कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। अब उठकर सारे घर पर ध्यान देती है और वहाँ हर जगह ही कैमरास लगे हुए थे। अब उसे वहाँ किम की लाश भी नजर आ जाती है। उसके पीछे का गेट खुलता है और वो किलर वहाँ मौजूद था। सोह्यून भागने की कोशिश करती है, मगर वो उसे पीछे से बालों से पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके सामने आकर कहता है, पहचाना मुझे, सीसीटीवी कैमरे वाला। अब वो किलर क्लोरोफॉर्म सुखाकर उसे बेहोश कर देता है। डिटेक्टिव ना को दिखाया जाता है, जो सोह्यून के घर के नीचे पहुंच गया है और वहीं वो डिटेक्टिव जो को गाड़ी में बेहोश देकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फिर सोह्यून को कॉल करते हुए उसके घर की तरफ भागता है। तभी सामने से किलर गाड़ी लेकर वहां से निकलता है। गाड़ी में सोह्यून भी बेहोश पड़ी थी। डिटेक्टिव ना उसका पीछा करने लगता है। डिटेक्टिव जो को भी अब होश आ गए थे और वो भी उनका पीछा करने लगता है। अब किलर काफी बुरी तरह ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और डिटेक्टिव ना भी उसी का पीछा कर रहा था। इस सब में सोह्यून को भी होश आ जाता है। डिटेक्टिव ना किलर की गाड़ी के साथ आकर उसे हिट करने लगता है। फिर सामने से एक ट्रक आता है और इन दोनों ही की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डिटेक्टिव ना बुरी तरह जख्मी होकर घायल हो जाता है। डिटेक्टिव जो वहां पहुंचकर डिटेक्टिव ना को होश में लाने की कोशिश करता है और तभी जख्मी हालत में किलर वहां से भाग जाता है। सोह्यून भी काफी जख्मी हो चुकी थी। फिर डिटेक्टिव ना और सोह्यून को हॉस्पिटल ले आया जाता है। डिटेक्टिव ना की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अब सोह्यून के पास हॉस्पिटल में उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव जू भी मौजूद है, जो सोह्यून से कहता है कि आपका सामान आपके घर से शिफ्ट कर दिया जाएगा, अब बस आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, तब तक आप हमारी निगरानी में रहेंगी। सीन शिफ्ट होता है और सोह्यून को अपने घर में अपने बैग सामान के साथ दिखाया जाता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव जू को सोह्यून के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ वो कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जो कुछ हुआ मैं उससे भूल जाना चाहती हूँ, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। डिटेक्टिव जू से बताता है कि डिटेक्टिव ना अब हमारे बीच नहीं रहे। सुनकर सोह्यून बहुत उदास हो जाती है और वो उसे ये भी बताता है कि उस किलर के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, क्या तुम उसका स्केच बनवाकर मेरी मदद करोगी। अब सोह्यून वापस अपने घर आने लगती है। तभी रास्ते में वो एक लड़की को टारगेट वेबसाइट यूज करते देखती है और उसे उस किलर की बात याद आती है, जो उसने जाने से पहले कही थी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा इंतजार करना। अब वो डिटेक्टिव जू के पास जाती है और उसे बताती है कि क्यों ना हम एक प्लान बनाएं और उसे खुद अपने पास बुलाएं। एक ऐसी लड़की जो अकेली रहती है और सेकंड हैंड चीजें यूज करती है। अब ये लोग एक लड़की की फेक प्रोफाइल बना लेते हैं और टारगेट वेबसाइट से सेकंड हैंड चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, जिन्हें खुद सोह्यून एक फ्लैट के नीचे से रिसीव किया करती थी, अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज करके। और डिटेक्टिव जो भी उस पर नजर रखता था। अब एक दिन इसी तरह वो सामान रिसीव करने आती है, तो वो डिलीवर करने वाला कोई और नहीं बल्कि किलर ही था। किलर से कहती है कि सामान एक बार मुझे चेक करना होगा। यही किलर भी
कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा था, शायद वो भी उसे पहचान गया था। अब वहाँ काफी ट्रैफिक होने की वजह से डिटेक्टिव जू की गाड़ी काफी पीछे थी। अब सोह्योन सामान चेक करने के बहाने से किलर को एक जगह नीचे रोककर फ्लैट में ऊपर आती है और डिटेक्टिव जू को कॉल कर बताती है कि किलर यहीं नीचे है। अब वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है, तभी किलर वहाँ आकर उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर देता है और अंदर जाकर घर देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसका घर नहीं है बल्कि कोई प्लान बनाया गया है। अब वो सोह्योन की तरफ आता है मगर वो वहाँ नहीं थी क्योंकि उसे होश आ गया था, उसने खुद को बालकनी में बंद कर लिया था। अब किलर दरवाजा पीटने लगता है और फिर वो शीशे के दरवाजे को तोड़कर सोह्योन के पास आ जाता है और चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम्हें तो मरना ही होगा क्योंकि तुम ही हो एक जिसने मुझे देखा हुआ है। अच्छा ही हुआ कि तुम खुद मेरे सामने आ गई। सोह्योन कहती है कि यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे मारकर तुम खुद भी पकड़े जाओगे। अब किलर पीछे मुड़कर देखने लगता है और वहाँ से कैमरा लगा नजर आता है मगर वो फिर भी सोह्योन की तरफ बढ़ने लगता है मगर सही वक्त पर डिटेक्टिव जो वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। अब इन दोनों की काफी फाइट होती है। अब किलर डिटेक्टिव जो को जान से मारने ही वाला होता है कि सोह्योन पीछे से आकर ऑटोमेटिक कील ठोकने वाली मशीन से किलर के अंदर कील स्ट्रॉन्ग देती है। फिर किलर सोह्योन को बुरी तरह मारने लगता है और अब वो उसे चाकू से जान से मारने ही वाला होता है कि तभी डिटेक्टिव जू से लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। ये दोनों एक गाड़ी पर आकर गिरते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं मगर अभी भी किलर डिटेक्टिव जू को चाकू से मारने वाला था। अभी सोह्योन वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और डिटेक्टिव जू उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका दम घुटकर उसे जान से मार देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और सोह्योन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। फिर वो वहाँ से वापस गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगती है और उसकी गाड़ी में न्यूज सुनाई जा रही थी कि किस तरह पुलिस वालों ने मिलकर उस कातिल को पकड़ा और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।